हेलो, गुड नून इंडिया डेली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जिस्वानी। हमारे स्वस्थ रहो मस्त रहो कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे ईएनटी की समस्या की, यानी कि कान, नाक और गले की समस्या। बदलते मौसम के साथ बीमारियों का भी खतरा लगातार बढ़ता जाता है और जैसे ही मौसम में बदलाव होता है वैसे ही बीमारियों का रिस्क भी बढ़ता चला जाता है। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं कान, नाक और गला। इसके विकार कई तरह के होते हैं, इनके सिम्टम्स भी कई तरह के होते हैं। आपके कान, नाक और गले को कई तरह की समस्याएं प्रभावित कर सकती हैं, जिनमें नींद न आने से लेकर निगलने की समस्या तक शामिल है और जल्द ट्रीटमेंट न करवाने पर यह समस्या और भी बढ़ सकती है। ऐसे में जरूरी है उन कारणों को पहचानना जिससे ये संक्रमण होते हैं। साथ ही इसके लक्षण, बचाव और उपचार के बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। इसी मुद्दे पर आज स्वस्थ रहो मस्त रहो में एक्सपर्ट पैनल के साथ बातचीत करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे एक्सपर्ट से आपका कोई भी सवाल ईएनटी से रिलेटेड है तो आप जरूर हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार फ्लैश कर रहा है। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि जब आपके गले में कोई इन्फेक्शन होता है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। गले में दर्द होता है, आपको हल्की सी खराश शुरुआती दौर में महसूस होती है। जब आप कुछ खा रहे होते हैं तो उसे निगलने में आपको दर्द होता है या आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। टॉन्सिल में दर्द होता है या फिर स्वेलिंग भी हो जाती है। आपकी वॉइस जो है वो हार्श हो जाती है, यानी कि कर्कश हो जाती है। बुखार, खांसी, गले का सूखना, ये तमाम सिम्टम्स हैं गले में परेशानी होने के। आपके जॉज या नेक में दर्द होना, हेडेक होना, मुंह में पिंपल्स होना और टॉन्सिल में सफेद परत जमना, टॉन्सिल का आकार बढ़ना, ठंड लगना और भूख कम होना, ये तमाम सिम्टम्स होते हैं गले के इन्फेक्शन के। अब आप ये समझिए कि जो गले में इन्फेक्शन होता है उसके क्या कारण हो सकते हैं, क्या रीजंस होता है कि क्यों किसी इंसान को अचानक से गले में इन्फेक्शन हो जाता है। दरअसल सर्दी या जुकाम या फिर फ्लू जैसे वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से हो सकता है कि आपको गले में इन्फेक्शन हो जाए। पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि पॉल्यूशन की वजह से लोगों को जब वो ब्रीथ करते हैं तो उनको समस्या होती है। पालतू जानवर से भी इन्फेक्शन आपको हो सकता है। तंबाकू, शराब, मसालेदार खाना, गले में बैक्टीरिया इन्फेक्शन, ठंडी चीजें और बाहर का जंक फूड खाना, क्योंकि बाहर के सॉइल का इस्तेमाल होता है, ये जानकारी नहीं मिल पाती और इसी वजह से बाहर खाने की वजह से लोग काफी परेशान होते नजर आते हैं। डॉक्टर हितेश वर्मा ईएनटी स्पेशलिस्ट एम्स से हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर सुरभि जैन भी है, रिसर्च एसोसिएट है सीसीआरएच से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद यू डॉक्टर हितेश कि ईएनटी की समस्या जो है वो आम होती है जैसे ही मौसम में कोई बदलाव आता है, या मैं इसी मौसम की बात करूं, कई ऐसे लोग हैं जिनको वायरल फीवर हो रहा है, जिनकी कॉफ ठीक नहीं हो रही है, जिनका सर्दी जुकाम ठीक नहीं हो रहा है। क्या वजह है और कब जब हमें गले में दर्द होता है? क्योंकि मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं जहां पर लोग घरेलू नुस्खे को अपनाते हैं और कई डॉक्टर्स भी हैं जब गले में तकलीफ होती है तो गार्गल्स पर बहुत जोर देते हैं। कब वो वक्त होता है जब हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए? तो अभी जो करंट जो मौसम चल रहा है तो इसमें बारिश के बाद जनरली बैक्टीरिया या वायरसेस का काउंट इंक्रीज हो जाता है एनवायरनमेंट में। सो जैसे हम सजेस्ट करते हैं कि भाई पानी कहीं भरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर वो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं जिससे वो मच्छर मक्खी पनपते हैं और ओवरऑल एनवायरनमेंट में रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाता है। सो नॉर्मली ये ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन होता है। वायरल इन्फेक्शन जनरली अपने आप ही सबसाइड कर जाता है, ज़्यादातर 5-7 दिन में ये बीमारी ठीक हो जाती है। तो इसमें ज़्यादातर जुकाम, गले में दर्द, हल्का फुल्का दर्द होगा, खाने निगलने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। सो जब डॉक्टर को दिखाने की जो बात आती है उसका ये है कि यदि आपका बुखार काफ़ी बढ़ गया है, आपके शरीर में काफ़ी कमज़ोरी आ गई है या गले से खून आने की शिकायत हो रही है, गर्दन में गांठें बन गई हैं, इस तरह की जो समस्याएं हैं उसमें फिर दिखाना ज़रूरी होता है कि क्या एक तो वजह है कि वो सेम इन्फेक्शन, क्योंकि ये इन्फेक्शन एक्सटेंड हो जाता है जिस वजह से अदर सिम्टम क्रिएट होते हैं। तो जब सिम्टम एक्सटेंड होता है अपनी कन्फाइंड से दूसरे एरिया में, बॉडी के दूसरे पार्ट में, तो इस तरह के सिम्टम जनरेट होते हैं। तो इस कंडीशन में फिर हमें एडिशनल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अर्ली स्टेज पे सिंपल वायरल इन्फेक्शन है तो कई बार जैसे उसमें और माउथ में ड्राइनेस क्रिएट होती है। जब ड्राइनेस होती है तो जैसे बताया गया कि भाई हम गरारे करके अपनी ड्राइनेस को थोड़ा कम कर सकते हैं या स्टीम लेके हम म्यूकोजल ड्राइनेस को कम कर सकते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन में
सलाइवरी प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से ड्राइनेस क्रिएट होती है। और जब आपको ऐसे सिम्टम हो जिसमें बुखार रह रहा है या गले में निगलने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, जो किसी भी वजह से ब्रेक नहीं हो पा रहा है, कंटिन्यू रह रहा है, या गांठें बन रही हैं, या ब्लीडिंग हो रही है, या बदबू आने लगी है गले से, या पस आने लगी है खांसी में, तो ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें फिर आपको इन घरेलू नुस्खों के अलावा दूसरी दवाइयों की भी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, डॉक्टर सुरभि भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर सुरभि, कई ऐसी प्रॉब्लम है जो ईयर इन्फेक्शन से भी सामने आती है, अचानक से कान में दर्द होना या सुनाई न देना, इसका क्या रीजंस होते हैं और कब, या ये उम्र के साथ साथ होता है? जैसे कि बढ़ती उम्र के साथ साथ कई सारी चीजें, आपके शारीरिक बदलाव है जो आपको देखने को मिलता है, क्या सुनाई न देना भी एक फैक्टर बढ़ती उम्र का है? जी बिल्कुल। सुनाई ना देने के कुछ रीजंस हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि एएसओएम हो जाता है, अक्यूट ओटाइटिस मीडिया हो जाता है, जो अक्यूटली पेशेंट के कान में थोड़ा सा इन्फेक्शन की वजह से पस वगैरह आने लगता है और वही क्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। उसकी वजह से हियरिंग लॉसेज हो सकते हैं। किसी को अगर टेंडेंसी है कि बार बार कफ कोल्ड हो रहा है, बार बार खांसी जुकाम हो रहा है, उसकी वजह से उसकी यूस्टेशन ट्यूब के थ्रू कान में इन्फेक्शन पहुंच जाता है और उसकी वजह से फर्दर अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना दिया जाए, ना लिया जाए, तो ऐसा हो सकता है। एज के साथ भी ओटोस्क्लेरोसिस नाम की एक दिक्कत होती है, जिसकी वजह से हियरिंग लॉस हो सकता है। तो इन सब केसेस में प्रिकॉशनरी यही है कि सबसे पहले तो जब भी आपको खांसी या जुकाम की तकलीफ हो तो खुद से ओवर द काउंटर मेडिसिन ना लें, डॉक्टर को ही कंसल्ट करें और प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के साथ बिल्कुल ही अपना डॉक्टर सुरभि, ट्रीटमेंट ये स्टार्ट बहुत करें। इंपॉर्टेंट बात आप बता रहे हैं, क्योंकि लोग अपने आप ही फार्मेसी जाकर मेडिसिन लेने करते हैं। इस चीज़ से लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। आप कब कौन सी एंटीबायोटिक ले सकते हैं, ये भी समझने की ज़रूरत होती है। डॉक्टर हितेश वर्मा, मैंने कई लोगों को देखा है और कई लोगों को बोलते भी ये सुना है कि टॉन्सिल्स अगर आपकी बढ़ रही हैं तो आपको ऑपरेट कराना चाहिए, लेकिन हम उस माइंडसेट से भी बिलोंग करते हैं कि क्या सर्जरी करानी चाहिए या सर्जरी नहीं करानी चाहिए। तो ये कब पता चलना चाहिए, या इसका कोई एज होता है कि इनिशियल एज में व्हेन यू आर ग्रोइंग तब आपको सर्जरी करा लेनी चाहिए, या टॉन्सिल्स मेडिसिन से भी रिकवर की जा सकती है? तो इसके दो तरह से कारण हो सकते हैं। प्राइमरी कारण टॉन्सिल में हो सकता है या सेकेंडरी होता है। तो सेकेंडरी जैसे जिनको किसी को बार बार जुकाम लगता है, जिनको एलर्जी है, उनमें ये टॉन्सिल बड़े हो सकते हैं। और या जिनको बार बार गैस्ट्राइटिस होता है, उस कंडीशन में भी रीगर्जिटेट होकर जैसे आपका जो एसिड है वो बार बार आपके गले में आता है, तो उससे भी टॉन्सिलर एनलार्जमेंट हो सकता है। सो ऐसी कंडीशन में अगर हम प्राइमरी कॉज को ट्रीट करेंगे तो टॉन्सिल ऑटोमेटिकली सबसाइड कर सकता है। तो इन कंडीशन में ऑपरेशन की आपको जरूरत नहीं पड़ती। बट हाँ, अगर आपका प्राइमरी कॉज टॉन्सिल में है, बाकी सारे कॉज आउट हो चुके हैं और टॉन्सिल सिग्निफिकेंटली एनलार्ज हैं, तो हम इसमें डिफरेंट ग्रेडिंग करते हैं क्लिनिकली। तो जब बड़ी ग्रेडिंग होती है जिसको हम ग्रेड 3 या ग्रेड 4 बोलते हैं, जिसमें सारा जो खाने का रास्ता है वो करीब करीब बंद ही हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जो उसमें भी हम दवाई देके कई बार इन्फेक्शन को सबसाइड कर सकते हैं। तो मेजॉरिटी टाइम तो दवाई से वो सबसाइड कर जाता है। अगर किसी का दवाई से नहीं सबसाइड कर रहा है या साल में जैसे 7 से ज़्यादा बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर को जब हम बार बार दिखाते हैं तो फॉलोअप पे वो असेस कर सकते हैं कि इस पेशेंट को टॉन्सिलेक्टमी की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, क्योंकि फॉलोअप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केसेस ऑफ टॉन्सिल। अगर हम फॉलोअप नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि एक बार से हम डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है डॉक्टर हितेश, गले को लेकर ना कई सारे मिथ्स भी होते हैं, क्योंकि जैसा डॉक्टर सुरभि भी कह रही थी और जोर दे रही थी इस बात पर कि जब भी हमें कुछ होता है तो हमें तुरंत डॉक्टर को या किसी स्पेशलिस्ट ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। जब गला खराब होता है तो जो कई लोग अमूमन घर के जो नुस्खे अपनाते हैं, क्या गर्म दूध पीना चाहिए गले खराब में, क्या घी हल्दी का सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको जब आपका गला खराब हो तो बिल्कुल भी डाइट में शामिल नहीं करनी चाहिए? तो अगर आपको पता है कि ये कोई पर्टिकुलर खाना खाने से ये प्रॉब्लम आपकी बार बार क्रिएट होती है, तो आपको फूड एलर्जी भी हो सकती है। सो ऐसी कंडीशन में आप उस पर्टिकुलर फूड को अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसे फूड रिलेटेड कोई पर्टिकुलर कॉज नहीं है जिसकी वजह से टॉन्सिलाइटिस या सोर थ्रोट बार बार क्रिएट हो, एक्सेप्ट कि आपको उस प्रोडक्ट से एलर्जी हो। तो हमारे केस में जैसे हमारा सिस्टम, मतलब जो हेल्थ का सिस्टम है काफ़ी पुराना है, उसमें डिफरेंट मैनेजमेंट है, लाइक आयुर्वेदिक भी है, एलोपैथिक भी है, होम्योपैथिक भी है।
सो जो गला खराब होना है वो काफी लंबी बीमारी होती है, तो इसमें जब लंबी बीमारी होती है तो लोग अलग अलग तरीके के नुस्खे आजमाते हैं। तो ये भी ट्रीटमेंट हमारे देश में काफी स्टेब्लिश्ड है। तो जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, वो भी काफी डिजीजेस में, जैसे जो लंबी होती है लाइक एलर्जी है या गेस्ट्राइटिस है, उनमें वो थोड़ी कारगर है। लेकिन शॉर्ट इन्फेक्शन जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, पस पड़ गया है, इनमें एलोपैथिक ट्रीटमेंट ज्यादा कारगर है। सो दोनों तरह से इलाज ठीक है, बस उसका नॉलेज होना जरूरी है कि इस चीज में क्या इलाज होता है। तो ओके। आजकल जैसे बहुत सारे माध्यम है जिनके थ्रू हम ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और बाकी अगर हम फर्स्ट टाइम अगर जैसे आपको हो रहा है, तो अगर आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो रफली आपको बता पाएगा कि आपको ये वाली बीमारी है, कोई और बीमारी नहीं है। अगर वो कोई और बीमारी नहीं है तो उस तरह से उसका जब एक बार डायग्नोसिस बन जाता है तो उसके डिफरेंट टाइप, क्योंकि हर बीमारी का एक फिक्स तरीके से इलाज नहीं होता, कई तरीकों का इलाज होता है। और हमारे यहाँ डिफरेंट टाइप की मेडिसिन सिस्टम है, तो वो इलाज कई बार कारगर भी होता है किसी किसी बीमारी में। और जनरली वायरल इन्फेक्शन विद टाइम सबसाइड कर जाता है। सो कई बार बिना इलाज किए भी बीमारी ठीक हो जाती है। पर हाँ, अगर किसी को बीमारी थोड़ी लंबी चल रही है तो उस कंडीशन में उसको दिखाना बहुत जरूरी है, खासकर 5 से 7 दिन के अंतराल में अगर वो ठीक ना हो। ठीक है डॉक्टर सुरभि, क्या स्पाइसेस या मसालेदार खाने का या मिर्च का बहुत बड़ा रोल होता है गला खराब होने में? क्योंकि ये कहा जाता है कि जब आपका गला खराब हो तो आप मसालेदार खाना नहीं खाइए, या डेली रूटीन में भी क्या कम मसाला खाना या नॉर्मल डाइट लेना हमारे डाइट का हिस्सा होना चाहिए कि हम स्पाइसेस उतना नहीं इस्तेमाल करें? क्योंकि इंडियन कल्चर में खासतौर पर जब आप नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो कई ऐसे फ्लेवर्स हैं जो खाने को अच्छा बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन उन फ्लेवर्स का कितना साइड इफेक्ट हमारे थ्रोट पर पड़ता है, ये एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न भी रहा है। तो जो हमारी जी करंट लाइफस्टाइल, जो हमारी इंडियन लाइफस्टाइल है, उसमें जैसे हमारा फिजिकल एक्टिविटी काफी कम हो गई है, क्योंकि हमारा कई बार एनवायरनमेंट हमारे को सपोर्ट नहीं करता है। तो जब फिजिकल एक्टिविटी कम होती है तो गैस्ट्राइटिस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और ऐसी कंडीशन में अगर और आपको पहले से ही कोई इलनेस है, तो लाइक डायबिटीज, हाइपोथायराइड, तो उन कंडीशन में गैस्ट्राइटिस आपका वर्स करेगा। और लाइफ से आपका ज्यादा टाइम बैठने की जॉब है, तो उस कंडीशन में आपको गैस्ट्राइटिस। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम स्पाइसी फूड खाएंगे तो ये प्रॉब्लम वर्स हो सकता है। एनी अगर हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली हमारा सिस्टम उसको, बॉडी सिस्टम उसको डील कर पाता है। पर अगर हम किसी भी चीज को एक्सेस में लेंगे, लाइक ज्यादा स्पाइसी खाएंगे या ज्यादा हीट हॉट खाएंगे या ज्यादा कोल्ड खाएंगे, तो हमारा सिस्टम उसको उतना ज्यादा एक्सेप्ट फेवर नहीं कर पाता। तो ये इंडिविजुअल भी डिपेंड करता है कि बंदे टू बंदे वेरी करता है। तो कई बार कई लोग काफी स्पाइसी खाते हैं फिर भी उनको असर नहीं करता। बट हाँ, हेल्दी लाइफस्टाइल अगर किसी को बहुत सिम्टोमेटिक है तो उनको हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करनी चाहिए। और कई बार शुरू में सिम्टम नहीं आते, लेकिन आफ्टर सर्टेन इंटरवल सिम्टम क्रिएट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ परसिस्टेंट जो हम ये अनहेल्दी खाना खाते हैं। तो बेटर है घर का और सादा खाना ज्यादा खाएं, और जब जरूरत हो तो उसको लिमिटेड फॉर्म में ही खाएं, क्योंकि अवॉइड करना मे भी मुश्किल हो सबके लिए। तो ऐसी कंडीशन में थोड़ा तो मतलब क्वांटिटी उसकी कंट्रोल में रखें ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना क्रिएट। ठीक है डॉक्टर सुरभि, ऐसे भी कई केसेस सामने आए हैं जहां पर लोग अपनी आवाज़ खोते जाते हैं। ओल्डर एज ग्रुप में भी ये देखने को मिलता है, लेकिन यंगर जनरेशन में भी वॉइस को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम रही है। क्या इसके रीजंस रहे हैं, या वो क्या अर्ली साइंस हैं जो लोगों को पहचान लेने चाहिए? जी बिल्कुल। कई बार क्या होता है कि क्रॉनिक इन्फेक्शंस चलते रहते हैं और पेशेंट्स इतना ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से वो फर्दर एक वॉइस लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि किसी किसी को साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम होता है, साइनस का प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन है, जिसमें कि लंबे समय तक वो प्रॉपर ट्रीटमेंट ना लेने की वजह से वॉइस का लॉस हो जाता है। प्लस कुछ इस तरह के ट्यूमर्स भी देखे गए हैं, लैरेंजियल ट्यूमर्स होते हैं जो वोकल कॉर्ड्स में आपकी वॉइस बॉक्स में हो जाता है, जिसकी वजह से आपका वॉइस लॉस हो सकता है। तो इन सब केसेस में आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि पेशेंट को शुरू से ही अपना लाइफस्टाइल ऐसा रखना चाहिए कि जिस चीज़ की टेंडेंसी है, जिस चीज़ की एलर्जी है, उन चीज़ों से थोड़ा बच के रहना चाहिए। और जब भी उनको सिम्टम्स का ऑनसेट होता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। प्लस एक जो प्रीवियस क्वेश्चन आपने पूछा कि क्या मिथ्स हैं खाने को लेकर, तो उसमें मैं ऐड करना चाहूँगी कि एक बहुत ही कॉमन मिथ है कि खट्टी चीज़ें खाने से मेरा गला खराब हो जाता है, या सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, खट्टे फल जो हैं वो मुझे नहीं खाने हैं।
तो ऐसा नहीं है। जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनमें विटामिन सी होता है, विच इज़ जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बट पेशेंट्स इस चीज़ को निगेट करते हुए कहते हैं कि नहीं, हमें ये नहीं खाना, बिकॉज इससे हमें गले में प्रॉब्लम होती है। पर एक्चुअली अगर वो इसको लगातार यूज़ करें सिट्रस फ्रूट्स को, तो उनकी टेंडेंसी टू इन्फेक्शंस जो इन्फेक्शन कैच करने की टेंडेंसी है वो कंट्रोल होती वो है। बस कम ये भी है हो कि जाएगी, यानी कि अपनी डाइट में आपको विटामिन सी इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ एक बिल्कुल। कॉलर भी जुड़ गए हैं मीरठ से, प्रवीण जी। प्रवीण जी, आप अपना सवाल रख सकते हैं। मेरा मेरा रिक्वेस्ट है वर्मा जी से, मेरे कान में ना, कान के पीछे दर्द रहता है। हेलो, ठीक है प्रवीण जी, हितेश जी आपने सुना होगा। मेरे कान के पीछे दर्द रहता है। मैंने ईएनटी को दिखाया तो उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि न्यूरो के वालों के पास चले जाओ। मैं न्यूरो वालों के पास गया, उन्होंने एमआरआई कराया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन मेरे कान के पीछे ना हर तीसरे चौथे महीने दर्द होता है, क्यों पता नहीं। डॉक्टर हितेश, आपने सवाल सुना होगा। कान के पीछे हर 3-4 महीने पर दर्द होता है। डॉक्टर्स ने न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट भी रेफर किया, लेकिन वहां पर भी एमआरआई में भी कुछ नहीं निकला। तो ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ? इसके कारण आवाज नहीं मिल पा रही है मुझे। मैं डॉक्टर सुरभि से सेम सवाल लेना चाहूंगी। डॉक्टर सुरभि, ऐसा क्यों होता है जो पेशेंट्स को कान के पीछे दर्द होने लगता है? जी बिल्कुल। कई बार क्या होता है कि मैस्टॉइड का इन्फेक्शन हो जाता है कान के पीछे। एक जगह होती है जिसको मैस्टॉइड बोला जाता है। कई बार क्या होता है कि कान का इन्फेक्शन वहां तक पहुंच जाता है जिसकी वजह से कान के पीछे दर्द होता है। कई बार लिम्फ नोड्स की एनलार्जमेंट हो जाती है जिसकी वजह से कान के पीछे दर्द होने की टेंडेंसी होती है पेशेंट को। तो इसके लिए पेशेंट जो है वो एक स्पेशलिस्ट के पास ही जाएं और ट्रीटमेंट लें, वही सबसे अच्छा सोल्यूशन रहेगा। ठीक है प्रवीण जी, मुझे उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर हितेश, क्या मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? चलिए, नहीं जुड़े हुए। डॉक्टर सुरभि, कई मिसकंसेप्शंस हैं इस बात को लेकर जब भी बात ईएनटी की आती है। चाहे लोग इनिशियल लेवल पर कान को बहुत इग्नोर करते हैं। कान की हाइजीन को मेंटेन करना, ईयर क्लीन करते रहना कितना ज़रूरी होता है? या ये जो कहा जाता है कि कान में पानी नहीं जाना चाहिए, क्या ये मिथ है? नहीं, नॉट एट ऑल, ये मिथ नहीं है। एक्चुअली लोगों को अपने कान का जो वैक्स है वो निकालने की काफ़ी हैबिट होती है, जो कि गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। वो ईयर का, बॉडी का अपना एक फिजियोलॉजी है, वो एक नेचुरल मैकेनिज्म है जिसमें हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। किसी किसी मेजॉरिटी केसेस में तो कान को साफ करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर कान में दर्द हो रहा है, अगर इम्पैक्शन हो गया है, सॉलिड वैक्स अगर जम गया है, तब एक ईएनटी स्पेशलिस्ट से ही आप अपने कान की क्लीनिंग कराएं अंडर सुपरविजन, तो वही एक बेटर सोल्यूशन है। अपने आप से कोई भी तिल्ली या पिन या वो सब डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उससे इनफैक्ट कान को आप और ज़्यादा हर्ट करते हैं, और ज़्यादा खराब करने का होता है, और फिर उससे आपके जो कान का पर्दा है वो भी उसमें छेद होने का ज़्यादा चांस होता है अगर आप खुद से तिल्लियाँ डालेंगे कान ठीक में। है, यानी कि प्लस कोई डॉक्टर हितेश वर्मा, जो ईयरबड से अमूमन घरों में भी लोग क्लीन करते हैं वो नहीं करना चाहिए। क्या ईयरबड इस्तेमाल करना चाहिए? डॉक्टर हितेश वर्मा, मेरी आवाज आपको मिल रही है? नहीं, ये ईयरबड नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ईयरबड इस्तेमाल, हेलो, एम आई ऑडिबल? प्लीज़ डॉक्टर वर्मा से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। डॉक्टर सुरभि जैन, जो हम घरों में अमूमन देखने की कोशिश करते हैं, या हम हर घर में ईयरबड तो अवेलेबल रहता ही है, तो क्या ईयरबड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और कान में पानी या कान में कोई ईयर ड्रॉप्स भी नहीं डालने चाहिए विदाउट कंसल्टेशन। कुछ ही स्पेसिफिक कंडीशंस होते हैं जिसमें डॉक्टर खुद जब आपको कहें कि आपको ईयर ड्रॉप्स की ज़रूरत है, बट लोग ओवर द काउंटर जो ड्रॉप्स लेकर कान में डालते हैं वो बिल्कुल गलत है। दैट शुड बी कम्प्लीटली अवॉइडेड। उससे ठीक और है। ज़्यादा वो हानिकारक है दैन बेनिफिशियल। ठीक है, हरीश हमारे साथ गांधीनगर से जुड़ गए हैं। हरीश जी, आप अपना सवाल रख सकते हैं। हेलो जी, आप अपना सवाल रखिए। आप अपना सवाल रख सकते हैं।
टीवी म्यूट मुझे कर लीजिएगा। बहुत सालों से ना गले में इन्फेक्शन रहता है। हेलो। जी सर, अपना टीवी म्यूट कर लीजिए। चलिए उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर हितेश वर्मा, ईयरबड्स को लेकर बात हो रही थी और कई बार ऐसा देखा गया है कि जब भी किसी भी व्यक्ति को कान में दर्द होता है वो फार्मेसी से जाकर ईयर ड्रॉप लेकर आता है और उस समय के लिए तो उस व्यक्ति को रिलीफ मिलता ही है। क्या ये प्रैक्टिस को अपनाना चाहिए? क्योंकि इनिशियल लेवल पर शायद दर्द इतना बड़ा नहीं होता होगा कि लोग सोचे कि उनको डॉक्टर को दिखाना है और कई लोग इसी चक्कर में डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं। तो उस छोटे समय का जो टेम्पररी पेन होता है उसका क्या इलाज है? क्या ईयर ड्रॉप हम इस्तेमाल कर सकते हैं फार्मेसी से लेकर? देखिए, कई बार कान में पेन होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो एक कारण, जैसे लोग अभी हम बर्ड लगाने से कान के रास्ते में भी, देखिए कान का साइज डिफरेंट होता है, कान के रास्ता सीधा नहीं होता, वो टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो जब हम बर्ड लगाते हैं तो उससे कान के रास्ते पे चोट लग सकती है। और बर्ड ओवर द काउंटर हमेशा सेम साइज के ही मिलते, कस्टमाइज नहीं। सो ये टेक्निक गलत है। और कई बार सिर्फ वैक्स ही नहीं होता कान में जैसे फंगस का इन्फेक्शन हो गया या कान के पर्दे में किसी को छेद है या कान के रास्ते का ही इन्फेक्शन है, तो हर चीज में बर्ड कारगर नहीं होता है। और दूसरा, दवाइयां भी हर चीज के लिए डिफरेंट, जैसे वैक्स के लिए डिफरेंट वैक्स डिजॉल्विंग ईयर ड्रॉप्स आती है। इन्फेक्शन हो गया तो उसमें एंटीबायोटिक बेस्ड ईयर ड्रॉप्स आती हैं। अगर फंगस का इन्फेक्शन, लेकिन जैसे हमारे यहाँ एक टेंडेंसी ये भी है कि जब कान में दर्द होता है तो लोग कान में तेल डालें, तो तेल बिल्कुल नहीं डालना चाहिए क्योंकि तेल फंगस की ग्रोथ को अलाउ करता है। सो अगर हम वैक्स है उसमें और अगर हमने तेल डाल लिया तो उसमें फिर ऑटोमाइकोसिस हो जाता है। सो वो फर्दर इन्फेक्शन क्रिएट करता है। और कई बार बार छेड़छाड़ करने से कान के रास्ते में ईयरबड हो, ऑयल हो, ये सब आपको कान में नहीं डालना चाहिए। इवन ईयर ड्रॉप भी नहीं डालना चाहिए। ये बहुत बड़ा मिथ है जो आप इस वक्त कई सारे व्यूअर्स को बता रहे हैं। प्रवीण जी दोबारा गांधीनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, अपना सवाल रखिएगा। हेलो जी। सर जी, मुझे गले का बहुत ही फ्रिक्वेंटली इन्फेक्शन होता है और बहुत ही स्टीरॉयड और एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती है, लेकिन फ्रिक्वेंटली होता रहता है। एलर्जिकल बहुत प्रॉब्लम में है, तो उसके लिए आप सॉल्यूशन बता सकते हैं? डॉक्टर हितेश, सुना होगा फ्रीक्वेंट इनको गले में एलर्जी होती रहती है, एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती है, क्या समाधान है? तो इसका एलर्जी के 3 तरह से इलाज होती है। पहले तो हम उस फैक्टर को आइडेंटिफाई करें जिससे एलर्जी है। सो अगर हम उसको एलर्जन को आइडेंटिफाई करेंगे, अगर हम उसको अवॉइड कर सकते हैं तो बेस्ट ट्रीटमेंट यही होता है। सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो फार्माकोथेरेपी होता है। सो एलर्जी बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है तो इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, तो एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए अनलेस की डॉक्टर ने उसको एडवाइस किया हो बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन। तो एलर्जी में एंटी एलर्जिक दवाइयां आती हैं जो नेजल स्प्रे और आपकी कुछ टैबलेट फॉर्म्स में होती हैं, तो वो वाली दवाइयां ही लेनी चाहिए। और एलर्जी में 2 तरह से होती है, सीजनल एलर्जी भी हो सकती है और सारा साल एलर्जी भी रह सकती है। कई बार एलर्जी के सिम्टम और बीमारियों में भी क्रिएट होते हैं, तो कई बार हम सोचते हैं कि हमें एलर्जी है लेकिन आपको कोई और बीमारी होती है। सो इम्यूनिटी का इसमें काफी खास रोल होता है। तो अगर मरीज अपनी इम्यूनिटी ठीक रखता है, लाइक जैसे हमने डिस्कस किया कि हेल्दी फूड खाना चाहिए, फिजिकली थोड़े एक्टिव होने चाहिए, सो ऐसी कंडीशन में आपकी बॉडी इम्यूनिटी अच्छी रहती है तो एलर्जन सेंसिटिविटी आपकी कम होती है। सो ये इलाज है। बाकी कुछ और इम्यूनोथेरेपी भी एक इलाज होता है जिसमें हम उस एलर्जन को आइडेंटिफाई करके उसके अगेंस्ट ट्रीटमेंट देते हैं। सो ऐसे डिफरेंट लाइन ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, तो इसमें ये डॉक्टर देख के डिसाइड कर सकते हैं कि आपका कितना सीवियर सिम्टम है और कौन सा लाइन ऑफ मैनेजमेंट आपको सूट करे। ठीक है डॉक्टर सुरभि, वो कौन से प्रिकॉशंस हैं जो हमें लेने चाहिए ताकि हम इन तमाम चीज़ों को प्रिवेंट कर सकें? देखिए, सबसे पहले तो जो भी एलर्जिक कंडीशन है उसका काफ़ी टेस्ट होते हैं। इओसिनोफिलिया के लिए चेकअप होता है, कुछ एलर्जेंस होते हैं जिनके लिए स्किन टेस्ट होते हैं और दूसरे टेस्ट होते हैं। तो पहले अगर वो एलर्जन आइडेंटिफाई हो जाए कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है तो आप उस पर्टिकुलर चीज़ को अवॉइड करें। बाहर जाते हुए मास्क या मुंह को ढक लें, या तो मास्क पहन लें या मुंह को ढक लें जिस भी चीज़ से आपको एलर्जी है। बहुत लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है, पोलन से एलर्जी होती है। प्लस जिन लोगों को ठंडे से इशू है वो ठंडी चीज़ें ना खाएं, उनको अवॉइड करें, उनको
रूम टेम्परेचर पे खाया जाए। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सिट्रस फ्रूट्स को ज़रूर आप जो खट्टे फल फ्रूट होते हैं उनको आप ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। प्लस ऐसी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं जिनसे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट किया जा सकता है और आपकी ये जो एलर्जी लेने की टेंडेंसी है बॉडी में उसको कम किया जा सकता है। ओवर द टाइम वो बिल्कुल ख़त्म की जा सकती है, जैसे एलर्जिक राइनाइटिस या और भी जो कफ एंड कोल्ड कैच करने की टेंडेंसीज हैं वो होम्योपैथिक मेडिसिन से पूरी तरह से उस टेंडेंसी को ख़त्म किया जा सकता है बहुत ही इफेक्टिवली। इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च पेपर्स भी हमारे सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी में पब्लिश हो चुके हैं। ठीक है, ठीक है डॉक्टर हितेश, क्योंकि डॉक्टर सुरभि और आप दोनों ही इम्यूनिटी पर काफ़ी जोर दे रहे हो, मैं ये जानना चाहती हूँ कोई ऐसा फ्रूट या फूड होता है जो खाने से आपकी इम्यूनिटी हमेशा बूस्टअप रहेगी? सो ऐसा तो कोई स्पेसिफिक फ्रूट नहीं है, बट जैसे लेकिन लाइक वी ऑलरेडी हमेशा कहते हैं कि एप्पल अ डे कीप अ डॉक्टर अवे। सो बाकी बैलेंस डाइट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हर बंदे को उसकी नॉलेज होनी चाहिए और उसको फॉलो करेंगे तो हेल्दी रहने के चांस आपके बहुत बढ़ जाते हैं। और रेगुलर फिजिकली एक्टिव रहने से, जैसे हम अपने काम खुद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि पैदल जाएं या सीढ़ियाँ लें, जो हमें हमेशा हमारी गवर्नमेंट एडवाइस करती है, अपने आसपास सफाई रखें। बिकॉज अगर सफाई नहीं होगी तो वो फंगस ग्रो कर सकती है या और बैक्टीरिया और जैसे आपके वायरसेस को मक्खी मच्छर ग्रो कर सकते हैं। तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इनसे लेके, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, तो एलर्जी दो तरह से हो सकती है, इंडोर आउटडोर एलर्जी होती है। तो आउटडोर पॉलन ग्रेन्स और लाइक आप जैसे शुरू में बता रहे थे कि जैसे पोल्यूशन और इनमें कुछ कुछ केमिकल्स होते हैं जिनसे रिलेटेड एलर्जी हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में बाहर रहते हैं तो मास्क लगाएं। घर के अंदर कई बार एनिमल डेंडर, जैसे साफ सफाई नहीं रखते घर के अंदर, तो एनिमल के जो मक्खी मच्छर के पर जो आपके बॉडी पार्ट्स होते हैं उनसे आपको यानी कि ह्यूमिडिटी रहती है घर के अंदर, बैलेंस डाइट, फिजिकल फिटनेस फंगस बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हितेश वर्मा, डॉक्टर सुरभि जैन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज इसी के साथ मेरे साथ स्वस्थ रहो मस्त रहो में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात आपकी सेहत से जुड़े किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे के साथ। देखते रहिए इंडिया डेली।